Assalamualaikum guys, it's me Sayyida Iman. Welcome to my channel. आई नो मेरे फर्स्ट एपिसोड में कुछ डिस्टर्बेंस थी आवाज़ में पीछे से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस एपिसोड में किसी तरह की भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। द वॉर ऑफ डेथ, सैयदा ईमान, एपिसोड 2। निम्रा बिल्डिंग में दाखिल हुई। इसके एक हाथ में परी का बेबी कार्ड था, जिसमें परी लेटी बेबी कार्ड के ऊपर लगे खिलौनों से खेल रही थी। इसके दूसरे हाथ में इसका बैग था, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो पास से गुजरते लोग इसे सलाम कर रहे थे। कुछ लोग इसे गुड मॉर्निंग विश करते। वो सबका जवाब सर के खम से देती आगे बढ़ रही थी। वो एक टेबल के पास जाके रुकी तो वहाँ पर बैठा शख्स खड़ा हुआ और बोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे कुछ देर में कैबिन में मिली, वो कहती आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते इसने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला। वो चाहते ही पहले परी को इसके बेबी कार्ड टेबल पर रखती ही अपनी पावर चेयर पर बैठ गई। अभी से बैठे 2 मिनट ही गुजरे थे कि इसका कैबिन नॉक हुआ। यस कम इन। इजाज़त मिलते ही मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। निम्रा ने इन्हें बैठने का इशारा किया तो वो भी सामने रखी कुर्सी पर बैठ के। आप मेरे असिस्टेंट के लिए ऐड दे दें, कल इंटरव्यू रख लें, मुझे जल्द से जल्द असिस्टेंट की ज़रूरत है। निम्रा की बात सुनते मैनेजर ने सर हिलाया। आरिफ ने छोड़ दिया है क्या? वो तो पिछले 5-6 सालों से आपके साथ है और इसका कोई रेजिग्नेशन भी नहीं आया। नहीं, वो छोड़कर नहीं गया, बल्कि वो मेडिकल लीव पर है। कल इसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो 3 महीनों की छुट्टी पर है। आप इंटरव्यू का इंतज़ाम कर दें, निम्रा ने जवाब दिया तो मैनेजर खड़ा हुआ और बोला, इंटरव्यू का इंतज़ाम हो जाएगा। आप खुद इंटरव्यू लेंगी या मैं ले लूँ? और हाँ, इनसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। आप मुझे डिटेल्स बता दें ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लूँ। जी, इंटरव्यू मैं खुद ही लूँगी, आप कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए ताकि बाद में मसला ना हो। निम्रा की बात पूरी होते ही मैनेजर सर हिलाता निकल गया तो निम्रा भी अपनी लैपटॉप खोलती अपना काम में मसरूफ़ हो गई। अहमद का आज एक कंपनी में इंटरव्यू था। वेटिंग एरिया में बैठा इंतज़ार कर रहा था। ब्लू पैंट वाइट शर्ट पहने, अपनी सुर्ख और सफ़ेद रंगत शहद रंग आंखें, भरे भरे गाल, सतुआ नाक, गुलाबी होंठ, हल्की हल्की दाढ़ी मूछ, ब्राउन सिल्की बाल और अपना लंबा चौड़ा वजूद लिए बैठा वहाँ के ही लड़कियों का दिल धड़कने की वजह बन रहा था। लेकिन वो अपनी शख्सियत से बेनियाज अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। वो एक दफ़ा लड़की से धोखा खा चुका था। अब दोबारा इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत न जाने कौन सा खेल खेल रही थी, ये तो कोई नहीं जानता था। किस्मत ने इसे कहाँ लेके जाना था, ये सिर्फ किस्मत खुद ही जानती थी। कब क्या और कैसे हो जाए भला आज तक कोई जान सका है? वो भी कैसे जान सकता था? इसकी बारी आने से पहले ही वहाँ के मैनेजर ने इन्हें बताया कि अब आप लोग को मज़ीद इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि जिस सीट के लिए आप लोग आए थे वो सीट किसी को मिल चुकी है। अहमद के चेहरे पर ये सुनते ही मायूसी फैल गई, लेकिन इसका एक और जगह भी इंटरव्यू था तो वो वहाँ से उठता नौकरी की तलाश में दूसरी जगह जाने लगा। वहाँ से भी मायूसी के बाद जब दिल डलने लगा वो घर के लिए निकल गया। रास्ते में इसे शहीद के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। दूसरी तरफ निम्रा भी अपना काम ख़त्म करते उठ के ऊपर परी को लेते बाहर आई। ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। परी इससे ज़्यादा तंग नहीं करती थी, इस वजह से परी को हमेशा वो अपने साथ रखती थी। वो परी की जिम्मेदारी किसी मुलाजमा को नहीं देना चाहती थी, वो परी को खुद संभालना चाहती थी। वो जब भी जहाँ भी जाती परी हमेशा इसके साथ होती थी। गाड़ी में बैठ के इसने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी राह की तरफ चल दी। कुछ आगे जाते उसने एक स्टोर के सामने गाड़ी रोकी। सामान लेने के बाद वो बाहर सामने वाले रोड पर पार्क, क्योंकि इस साइड पर जगह नहीं थी। वो रोड क्रॉस कर ही रही थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती इससे पहले इससे टक्कर मारती बिल्कुल इसके पाँव के सामने। इसके गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए और गाड़ी रुक गई, लेकिन वो अपना बैलेंस बरकरार न रख सकी और इसका पाँव मुड़ा, वो नीचे गिर गई। इसकी कूहनी और घुटने बुरी तरह से छिल गए थे। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पाँव में आई मोच की वजह से उठ नहीं पा रही थी। अहमद जो कि शहर की चीज़ें लेने इसी स्टोर में था, जब बाहर शोर सुना तो बाहर निकला। एक लड़की को इस तरह ज़मीन पर बैठे देख वो इस लड़की की तरफ बढ़ा। इसने इसे हाथ देकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की इसका हाथ इग्नोर करते खुद अपने हाथों के सहारे खड़ी होने लगी। अहमद को ये बात बहुत अजीब लगी। वो मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाता पीछे होकर खड़ा हो गया, लेकिन इसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पाँव में मोच आई थी। अहमद ने एक दफ़ा फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार इसको मजबूरन इसका हाथ थामना ही पड़ा। इनको इस तरह से हाथ थामे देख दूर खड़ी किस्मत मुस्कुराने लगी। जाने वो आगे क्या खेल खेलने वाली थी। खैर, अब वो
अहमद के सहारे खड़ी थी। अहमद ने इससे पूछा, आपने कहाँ जाना है? तो अहमद के सवाल पर इसने पहली दफ़ा अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़े इस हुबरू मर्द को देखा। कुछ पल के लिए तो अहमद इसकी काली गहरी आंखों में डूब सा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते इसने अपना सवाल दोहराया। वो सामने मेरी गाड़ी पार्क है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। अहमद के सवाल पर निम्रा ने जवाब दिया तो अहमद इसे सहारा देते इसकी गाड़ी तक लाया, जहाँ गाड़ी में बैठी परी बुरी तरह रो रही थी। इसको इस तरह रोते देख निम्रा की जान हवा हुई। वो जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन पाँव में एक दर्द की टीस उठने की वजह से वो वहीं रुकी। वहीं 1 मिनट अब यहाँ आराम से बैठें। वो पैसेंजर सीट के दरवाज़ा खोलते इसे बिठाते बोला। इसके बैठते ही अहमद ने पिछली सीट पर बैठी परी को उठाते इसकी गोद में दिया तो निम्रा इसे अपनी गोद में उठाते झुलाने लगी, जिससे कुछ ही देर में वो खामोश ही। अब मसला गाड़ी चलाने का था, क्योंकि इसके पाँव में जितना दर्द था वो कम से कम गाड़ी नहीं चला सकती थी। इसने अहमद की तरफ देखा तो अहमद बोला, आपके पाँव में ज़्यादा दर्द है तो बता दें, आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकते हैं? असल में मेरे पाँव में बहुत दर्द है और मुझे गाड़ी नहीं चलाने होगी प्लीज़। निम्रा से मदद मांगने पर सख्त शर्मिंदा थी। इसने अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज वो मजबूर थी। अहमद पहले तो सोचता रहा, लेकिन फिर इसकी हालत देखते इसने सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके, आप मुझे गाड़ी की चाबी दें और घर का रास्ता बता दें। इसने ये कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। निम्रा भी शुक्र अदा करती गाड़ी की चाबी इसे देगी, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त इसके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल है। अहमद आता ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी ले गया। निम्रा इसे रास्ता बता रही थी और कुछ ही देर में इन्होंने अकबर मेंशन के सामने अपनी गाड़ी रोकी। निम्रा रास्ते में ही साहिर से इसके घर होने का पूछ चुकी थी। मेंशन के सामने गाड़ी रुकते ही चौकीदार ने गेट खोला, क्योंकि वो निम्रा की गाड़ी पहचान चुका था। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही साहिर और सिद्रा बेगम फ़ौरन से बाहर आए। गाड़ी के रुकते ही सिद्रा बेगम फ़ौरन पैसेंजर सीट की जानी हुई और दरवाज़ा खोलती एहतियात से निम्रा को बाहर निकाला और इसे सहारा देती अंदर ले गई, जबकि शेर बाहर ही खड़ा अहमद का जायज़ा ले रहा था और अहमद को मशकूक नज़रों से घूर रहा था। इतने में सिद्रा बेगम की आवाज़ आई, साहिर अंदर आओ, निम्रा का पाँव देखो कितना ज़्यादा सूजन हो गई है, जल्दी आओ। सिद्रा बेगम की आवाज़ सुनते ही वो जी मम्मा कहता अंदर आ गया, जबकि अहमद बैठ खड़ा ये सोच रहा था कि अंदर जाए या ना जाए। जबकि अंदर साहिर को अकेला आते देख सिद्रा बेगम ने मुलाजमा को अहमद को बुलाने भेजा। आइए साहब। अहमद अभी खड़ा सोच ही रहा था कि इसकी सोचों को मुलाजमा की आवाज़ ने दौड़ा। वो मुलाजमा के पीछे पीछे अंदर चल दिया। अंदर दाखिल होते ही सामने लाउंज था, जिसमें ब्लू कलर के सोफ़े पड़े थे और दरमियान में डाइनिंग टेबल था। एक सोफे पर निम्रा बैठी थी, जबकि साहिर ज़मीन पर बैठा संजीदगी से इसके उसका पाँव देख रहा था और बोला, ये जो लड़का आपको लेकर आया है इसी ने आपका एक्सीडेंट किया है ना? निम्रा कुछ बोलने लगी थी, लेकिन साहिर फिर से शुरू हो चुका था। मैं जानता हूँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यही कहेंगी इसकी गलती नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसी ने आपका एक्सीडेंट किया है। अगर आपके पाँव पे ज़्यादा चोट हुई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह गुस्से से बोला। अहमद तो बेचारा अपनी गलती ना होने पर भी घबरा गया। साहिर मेरी बात तो सुनो, इन्होंने मेरी मदद की है। मेरे एक्सीडेंट नहीं, अगर ये आज ना होते तो मैं घर ना आवे। अच्छा, ऐसी बात है, चले मान लेता हूँ इसे, जैसे अभी भी यकीन नहीं आया था। मेरे ख्याल से फ्रैक्चर नहीं है, बस हल्की सी मोच है। ये कहते ही इसने निम्रा का पाँव एक झटके से मोड़ा। जहाँ इस अमल पर लोहे की चीखें निकलती हैं, वहीं निम्रा सख्ती से अपनी आंखें पीछे निचले लब को दांतों में दबाते इस दर्द को बर्दाश्त करके। ये देखते अहमद हैरान हुआ था। पहले भी मोच आने पर इसकी आंखों से एक आंसू भी न निकला। जब ये लड़कियां तो हल्की सी खराश पर ही रोना शुरू हो जाती हैं। वो इस लड़की की बहादुरी पर हैरान था, लेकिन वो क्या जाने इसने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कौन कौन से जख्म खाए हैं। अब ये छोटी मोटी चोटें तो इसके से कुछ नहीं लगती थी और ये सब बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेती थी। साहिर ज़बान से साहिर आराम से पाँव का अच्छे से मुआयना करते इस पर पट्टी करते उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं यहाँ ज़रा हाथ धो कर आता हूँ। लेकिन वो जाते अहमद को घूरना नहीं भूला था। साहिर के जाते सिद्रा बेगम अहमद की तरफ मुतवज्जा हुई। बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने निम्रा को घर पहुँचा दिया, वरना पता नहीं इससे वहाँ पर कितनी मुश्किल होती। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अहमद इनकी बात पर फ़ौरन बोला, नहीं आंटी ठीक कह रही हैं, आपका शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। निम्रा ने भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन निम्रा का शुक्रिया साहिर सुन चुका था। इसे बर्दाश्त न हुआ तो बोल रहा, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी होता तो यही करता है, इन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया है। इससे जैसे अहमद कुछ खास पसंद ना आया था, इसलिए बार बार इसे टोंट कर रहा था। साहिर निम्रा की तंबीह करती आवाज़ सुनते साहिर अहमद को एक सख्त दूरी से नवाजता, सॉरी आप ही बोल गया।
बेटा आप क्या लोगे, कुछ ठंडा गर्म। वो साहिर की बात को इग्नोर करती बोली, जानती थी इसकी रगों में भी एक पुलिस वाले का खून दौड़ता है। हर एक को शकी निगाह से देखना, शकी नज़र से देखना इन बाप बेटों का काम है। इन्हें तो यही डर लगा रहता था कहीं ये हॉस्पिटल में आए मरीजों को भी शकी नज़र से ना देखता हो। खैर इसका कोई भरोसा भी नहीं था, वो कभी भी कुछ भी कर जाता था। ये सब जो सोचते वो मज़ीद बोले, बेटा तो आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें उन्हें उठता देख अहमद बोला, नहीं आंटी शुक्रिया, आप, मैं चलता हूँ, मम्मा घर पे इंतज़ार कर रही होंगी। इन्होंने कुछ इसरार किया लेकिन इसके मना करने पर वो भी ठीक है बोलती बैठ गई। अहमद उठने लगा तो निमरा फ़ौरन बोला, उठो साहिर, इन्हें छोड़ कर आओ। निमरा की बात पर अहमद फ़ौरन बोला, नहीं शुक्रिया, मेरी बाइक वहीं खड़ी है, मैं खुद चला जाऊँगा। निमरा ने नफ़ी में सिर हिलाया और फिर से दोबारा बोली, उठो साहिर, इन्हें छोड़ कर आओ। और अहमद का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती इन्हें अदा करके इनके जाते ही निमरा सिद्रा बेगम से मुखातिब हुई, अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, रात का खाना भी देखना है, तुम जाओ रेस्ट करो, रात का खाना मैं भेज दूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है किचन में खड़े होने की। सिद्रा बेगम की बात पर निमरा सर हिलाती परी को उठाते ही अपने घर की तरफ चलती। साहिर मुँह फुलाकर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह गाड़ी ड्राइव करता, जबकि इसके साथ बैठा है अहमद कुछ देर में इस पर एक नज़र डाल देता। आपका शुक्रिया मेरी आपा को घर लाने का, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। इसके अंदाज देखते अहमद को लगा जैसे वो इसे पत्थर मार रहा हो। शायद वो अपनी आप ही से कुछ ज़्यादा ही अटैच था, इसलिए अहमद सोच कर सर झटक कर रह गया। कुछ देर बाद साहिर बोला कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप ही का एक्सीडेंट किस गाड़ी ने किया था, क्यों, तुमने क्या करना है, वो गाड़ी तो अब तक वहाँ से चली भी गई होगी। अहमद की बात पर साहिर का एक दफ़ा फिर मुंह बन गया और बोला, उफ हो, किसी काम के नहीं है आप, बंदा नंबर ही नोट कर लेता है। अब मैं इस गाड़ी वाले को सबक कैसे सिखाऊंगा कि मेरी आप ही को टक्कर मारने का क्या अंजाम होता है। पहली आवाज़ ऊंची रखती, आखिर में वो बड़बड़ाया, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट अहमद सुन चुका था। इससे इस पर हंसी भी आई, लेकिन वो जब्त कर गया और इसे इसकी इस बात का क्या जवाब देता, इसलिए खामोश रह गया। हो गया। इस जगह पहुंचते अहमद शुक्रिया अदा करता गाड़ी से उतरता, अपनी बाइक पर बैठता, बाइक उड़ाता चल ले गया, जबकि अहमद पीछे बोला, वैसे लड़का बुरा नहीं है। ये कहते ही इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा। अगले फ़ोन उठाते ही वो बोल उठा, ओए मोटी सुन, तुझे पता है आज आप ही का एक्सीडेंट हुआ है और इनके पाँव में मोच आई है। मैंने इनकी मोच तो ठीक कर दिया, लेकिन इस गाड़ी वाले को सबक नहीं सिखा सका क्योंकि मैं वहाँ नहीं था और इन्हें आज घर एक लड़का लेकर आया था। वैसे तो लड़का अच्छा था लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था। इसकी बोलती को फजर की चीख ने बंद किया। क्या क्या कह रहे हो, कह रहे हैं आप ही का एक्सीडेंट, आप भी ठीक है ना, और ज़्यादा चोट तो नहीं आई, इन्हें ज़्यादा लगी तो नहीं है, इन्हें दर्द होगा, इन्हें कोई मेडिसिन दी है आप जो, पता है ना वो अपना दर्द किसी को नहीं बताती। साहिर के चुप होते ही फजर नॉन स्टॉप बोलती चली गई। वो अगर इस वक्त निमरा के एक्सीडेंट की बात ना होती तो फजर इससे आधा घंटा तो मोटी कहने पर लड़ती, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ निमरा की टेंशन हो रही थी। अच्छा अब तुम कार रखो, मैं पहले आप ही से बात कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। फजर कॉल बंद करते ही फ़ौरन दूसरी कॉल निमरा के नंबर पर की। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे अभी अभी साहिर ने बताया है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आपने कोई मेडिसिन ली है, अब आपको दर्द कैसा है, ज़्यादा चोट लगी है, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, अब आप कुछ बोलेंगी। ऐसा करें आप गाड़ी भेजें, मैं अभी वापस आ रही हूँ। वो नॉन स्टॉप बगैर इससे बोलने का मौका दिए बोलती चली गई। निमरा फजर और साहिर की नॉन स्टॉप बोलने की आदत से बहुत परेशान थी। अगले बंदे को बोलने का मौका ही नहीं देते थे ये दोनों, और फिर आखिर में कहते थे आप बोल क्यों नहीं रहे। वालेकुम सलाम, लड़की तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं बोलूँगी ना, खुद ही बोलती चली जा रही है। निमरा बोली, अच्छा बताएं ना आप कैसी है, ज़्यादा चोट तो नहीं आई आपको। वो अब ज़रा तहम्मुल से बोली, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाँव में हल्की सी मोच आई है, अब बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन भी, रात को मेडिसिन भी ले लूँगी, तुम परेशान ना हो, और हाँ वहाँ एंजॉय करो। अच्छा मेरी छोड़, तुम बताओ तुमने वहाँ कैसे एंजॉय किया, मज़ा आ रहा है। इसने मुतमईन करते बात को बदल डाला। वो भी पहली बात भूली थी आज के अपने दिन की रुदात सुनने लगी। कुछ देर इसके साथ बात करते वो अपना दर्द बिल्कुल भूल चुकी थी। अहमद घर पहुंचा तो इसे काफ़ी देर हो चुकी थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, छोटा सा शेर बाबा बाबा करता आते इसकी टांगों से लिपट गया। तो अहमद भी अपने सारे दिन की थकन को भूले अपने बेटे को गोद में उठाते अंदर आ गया। अंदर आते ही अम्मा का पहला सवाल, क्या हुआ आज बड़ी देर कर दी, कहीं नौकरी मिली। अम्मा यार पहले पानी तो पिला दे, बाहर से थका हुआ आया हूँ। आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिया। अहमद झुंझुलाया कर बोला, अच्छा ला रही हूँ, तू ये तो बता नौकरी मिली कि नहीं। फिर वही घोड़े की एक टांग, नहीं मिली, सुन लिया, आप खुश हैं, अब पानी दे दें। अहमद इस पर ज़रा गुस्से से बोला, अगर नौकरी नहीं मिली तो इतनी देर कहाँ लगा के आया है। इनके सवाल पर इसकी आंखों के सामने निमरा का एक्स लहराया। सिर्फ और सफ़ेद रंगत लिए गुलाबी गाल और होंठ गालों पे डिम्पल जो कि इसके बोलने से भी वाज़ेह होते थे।
ऐसे सर झटक कर इसके अक्स को हटाना चाहा। वो रास्ते में कोई मिल गया था, इसलिए देर हो गई। अब मजीद से कोई सवाल नहीं करना। भूख नहीं है, सुबह फिर से नौकरी ढूंढने जाना है, तो इसीलिए जा रहा हूँ। अहमद को कुछ खिला दिया है, इसे भी खिला दूँ, नहीं तो फिर तंग करेगा आपको। जाते जाते अहमद के बारे में भी शहीद के बारे में भी पूछ गया। जानता था कि बाद में अम्मा को तंग करेगा, इसलिए सोचा खुद ही सलाह दे। शेर इसके गले में बाजू डाले इसके चेहरे पर छोटी छोटी शरारतें करते हंस रहा था। शेर को देखते अहमद के चेहरे पर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। वो इसे लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। निमरा फजर से बात करने के बाद मुलाजमा को बुलाती परी को मुलाजमा के हवाले करते खुद सीढ़ियाँ चढ़ते एक कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सामने हॉस्पिटल बेड पर एक 40 से 45 साला औरत आंखें मूंदे लेटी थी। साइड दरार पर ताज़ा गुलाबों का बुका मौजूद था। निमरा ने कभी भी इस कमरे से ताज़ा गुलाब ख़त्म नहीं होने दिए। हमेशा यहाँ ताज़ा गुलाबों की महक की खुशबू रहती थी, क्योंकि इसकी माँ को ये बहुत पसंद थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? आपको पता है आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है और मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी गैर की मदद लेनी पड़ी है, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द था और मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी। वही मुझे घर छोड़ कर भी गए हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा, आखिर कब तक आप इसी तरह सोती रहेंगी? उठ जाए ना, कभी कभी आपकी कमी बहुत महसूस होती है। मैंने तो फिर भी आपका प्यार देखा है। फजर ने तो जब से होश संभाला है इसने आपको ऐसे ही देखा है। मेरे लिए नहीं तो फजर के लिए ही उठ जाए। आप थकती नहीं है? कोई भला इतना कैसे सो सकता है? उठ जाए ना, और कितना तड़पाएंगी? पिछले 17 सालों से आपके उठने का इंतज़ार कर रही हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कभी नहीं उठेंगी, लेकिन मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप ज़रूर उठेंगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। शुरू से ही वो जब भी बाहर से आकर पहले अपने पूरे दिन की कहानी अपनी माँ को सुनाती थी। हालांकि वो जानती थी वो सुन नहीं सकती, लेकिन इसे एक सुकून सा मिलता था। वो अगर बोलती नहीं थी तो कम से कम सुन तो लेती थी ना। ये इसका एक लॉजिक था। अपना हर दुख दर्द वो हमेशा अपनी माँ के सामने कहती थी। दिस इज़ अवर second episode. I hope you like this. Subscribe my channel and must comment down for review, like the video and also share to others.